हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव क्लब में आप लोग सभी को स्वागत है। मैं शंभू कुमार आपके लिए लेकर आया हूं ध्रुवा के जितनी अच्छी से अच्छी क्वेश्चन का कलेक्शन कर पाया हूं और उसको मैं संभव एक्सप्रेस में, और आप देखेंगे अब की बार ले लो स्टार। मेरे दोस्तों, इस बार आपका एक सीट सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए मैं संभव प्रयास करूंगा और इसके लिए लेकर आया हूं संभव एक्सप्रेस। और संभव एक्सप्रेस से ही आप अपने घर पे बैठ करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले और शीट प्रैक्टिस यानी टेस्ट सीरीज का अब आगाज हो चुका है। आपका प्यारा सा कॉम्पिटिटिव क्लब, आपका ये जो चैनल है, प्यारे दोस्तों, इस चैनल को इतना दुलार प्यार दें कि आप इनको, अभी मैं चाहता हूं कि जितने लोग इसे देख रहे हैं एक बार मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे अगर नहीं जानते होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे, वो कम से कम देख पाएं। और दोस्तों, इस बार जो है ध्रुवा की तैयारी के लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं संभव एक्सप्रेस। इसमें जितने सारे जो क्वेश्चंस का पैटर्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो बहुत ही चुनिंदा होंगे, जो आपको अब एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए दोस्तों, आपको जो है अब क्वेश्चन को रूबरू कराता हूं कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर कैसा आपको आने वाला है। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, देखें स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, गौर से आप इसे देखें, उसके बाद ऑप्शन देखें, उसके बाद आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? है ना, क्वेश्चन है भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? पहला ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण साराजादा, HBR अयंगर, SN मुखर्जी, बसंत कृष्ण वैद्य। आप इसे देखें, कौन कौन से इसका आंसर जानते हैं प्यारे दोस्त, आप लगाने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आप देखें और समझें। आंसर लगाएं, कौन से इसमें आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो देर ना करें, क्वेश्चन को देखें। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? इसका ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, HBR अयंगर, SN मुखर्जी, बसंत कृष्ण वैद्य। कौन होंगे मेरे दोस्त? चलिए तो इसका आंसर जानिए। इसका आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां के गठन के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से ये गिने जाते हैं। अनुच्छेद के पैटर्न से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां के गठन के अधिकार का उल्लेख है? क्वेश्चन का ऑप्शन है 19(1) का डी, 19(1) का सी, 19(1) का बी, 19(1) का ए। तो चलिए आपके लिए समय दिया जाता है 5 सेकेंड। आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन 1 हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 2 को देखेंगे, 1 हो चुका है ना, 2 क्वेश्चन है, ये आंसर है इसका, देखेंगे आप लोग। चलिए देख पा रहे हैं आप लोग, 19 का 1 का डी है, 19(1) सी है, 19(1) बी है, 19(1) ए है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां के गठन के अधिकार का उल्लेख किया गया है? इसका ऑप्शन है बी, 19(1) का सी, 19(1) का सी। चलिए तो देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके स्क्रीन पर इस तरह, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत बिजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हमेशा आता रहता है ये क्वेश्चन, को ध्यान से पढ़ें। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किस बादशाह ने चालू किया था? देख लें यहाँ पे, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सिकंदर सुर और गयासुद्दीन तुगलक। फटाफट देखें आप, इसको आंसर करें।
चलिए, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, सिकंदर सूर, गयासुद्दीन तुगलक, कौन हो सकता है इसका आंसर? आप देखें इसको, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नवरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर हो गया गयासुद्दीन बलबन। इसका आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? लिग्नाइट होगा यहाँ पे जो है लिग्नाइट है, लिग्नाइट हो गया गलत, है ना। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड। ऑप्शन देखेंगे, लिग्नाइट कोयला है चलिए देखिए ऑप्शन देखें आप लोग, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड, कौन हो सकता है? दिमाग लगाइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहां पे लिग्नाइट होगा, लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड। चलिए इसका आंसर है तमिलनाडु, इसका आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो कहना नहीं है, आप तो देखते के साथ इसको टिक लगा रहे होंगे आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेंगे ऑप्शन, ऑप्शन देखने का प्रयास कीजिए। 1853, 1887, 1888, 1890। चलिए इसको देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 1853, 16 अप्रैल 1853 को, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में यह रुपया हो गया, 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है? भारत में 10 रुपए का नोट कौन जारी करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे। भारतीय रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। गौर फरमाइए कौन सा इसका आंसर हो सकता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। बाकी सब पैसे पे वित्त सचिव का होता है, याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक पे 1 रुपए का नोट पे वित्त सचिव का होता है, बाकी सभी पर आरबीआई का ही होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस अधिक को योजना अवकाश के रूप में, यहां पे जो होगा अवधि होगा, याद रखेंगे, अवधि है, अवधि होगा यहां पे। उन्नीस सौ 1950, 1956 से 60, 1990 से 93, 1966 से 69। तो दोस्तों भारत में किस अवधि, यहां पे देखेंगे अवधि है, मतलब किस काल को, कितना से कितना वर्ष को हम योजना अवकाश के रूप में रखते हैं या देखते हैं? 1947 से 50, 1956 से 60, 1990 से 93, 1966 से 69। कौन हो सकता है? आप दिमाग लगाएं। बहुत, चलिए इसका आंसर होगा 66 से 69। क्या होगा? 66 से 69 होगा इसका आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बिल्कुल संभव एक्सप्रेस है ना। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, यह स्थित है कहां है? दिमाग लगाइए। पहला है राउरकेला उड़ीसा, झारसुगुड्डा उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा, कटक उड़ीसा, है ना। यानी सब उड़ीसा में ही बता रहा है, तो कहां होगा मेरे दोस्त? आप दिमाग लगाएं और ऑप्शन चूज करें, ए बी सी डी। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सॉरी अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, वो कहां है? राउरकेला उड़ीसा, झारसुगुड्डा उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा, कटक उड़ीसा। देखेंगे संभव एक्सप्रेस की तरफ इसको उड़ाते चलना है ना, ज्यादा लेट नहीं करना है, बस क्वेश्चन देखिए उसका आंसर उड़ाते चलिए। इसका आंसर होगा राउरकेला उड़ीसा। आप कॉपी और कलम लेकर बैठे रहें, अपना टिक आउट करते रहें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत हुआ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है,
भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कुछ राजमार्ग का नाम दे रखा गया है। याद रखेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा आंसर आपका सटीक होगा, जो भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 47A, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, NHDP का उत्तर दक्षिण गलियारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। देखेंगे दोस्तों कौन सा इसका ऑप्शन आपका सटीक होगा। दिमाग लगाएं। चलिए, तो इसका आंसर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 4 बड़े महानगर जो हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का काम करता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृता कौर, कादम्बनी गांगुली और सरोजनी नायडू। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भी है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक कौन थी? एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृता कौर, कादम्बनी गांगुली या फिर सरोजनी नायडू। ध्यान देंगे इस पे कौन होगा। चलिए, तो इसका आंसर होगा कादम्बनी गांगुली। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आंसर उड़ा दीजिए। उड़ाने वाला क्वेश्चन है। संभव एक्सप्रेस की तरफ एक्सप्रेस मेल में चलिए आप लोग, उड़ाने वाला ही क्वेश्चन है। अनुच्छेद 51 का ए है, अनुच्छेद 50 का बी है और अनुच्छेद 15 का घ है और अनुच्छेद 51 का ख है। दिमाग लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका आंसर होता है अनुच्छेद 51 का ए। समझ पा रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका अगर कलम कॉपी लेकर बैठे होंगे तो आपका आंसर सटीक सटीक लग रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा? पहला लिखा हुआ है जस्ता, निकेल, नाइट्रोजन और कार्बन। देखिए मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? दिमाग लगाइए और संभव एक्सप्रेस में आप एक्सप्रेस की तरह आप चलिए। जस्ता, निकेल, नाइट्रोजन, कार्बन। आप समझ सकते हैं कोयले के अपरूप, ग्रेफाइट, हीरा, सब समझ रहे होंगे ये सब किसका है? तो भैया ये जो है हीरा आपका कार्बन का है। किसका है? कार्बन का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए। बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है ना? कितने का कह रहा है कि इस पीढ़ी का है। कौन पीढ़ी का भाई? तृतीय पीढ़ी का है, चतुर्थ पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है या षष्ठ पीढ़ी का है? क्वेश्चन को आप देखें और इसका आंसर लगाएं। सटीक आंसर लगाएं। कौन सा पीढ़ी का है? तृतीय है, चतुर्थ है या पंचम है या षष्ठ है? तो चलिए, अभी तक इसको जो है चतुर्थ रखा गया है, ये चतुर्थ श्रेणी का है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। विद्युत परिपथ में उसका है ना रूप में हासिल होने के वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? ऑप्शन 4 लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा सटीक आंसर है? आप स्क्रीन पर पढ़ें। पहला है यह परिपथ से प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह परिपथ पर प्रयुक्त विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, या परिपथ में धारा की अवधि के वेग के कर्मानुपाती होती है। तो चलिए दोस्त, देखेंगे क्वेश्चंस और लगाएंगे आप संभव एक्सप्रेस में एक्सप्रेस मेल की तरह आप इसका आंसर दें। कौन सा इसका सटीक आंसर होगा? जिसका आंसर होगा मेरे दोस्त, यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका आंसर होगा यहाँ पे सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास जाने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो उसको अपपरिवर्तित किरण कहां से होकर गुजरेगी? आप समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस से, मुख्य अक्ष से, वक्रता केंद्र से या प्रकाशिक केंद्र से। देखेंगे इसका ऑप्शन और आप सटीक इसका आंसर
टिक आउट करेंगे, टिक आउट करेंगे इसका क्वेश्चन। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो इसका अपवर्तित किरण कहां से होकर गुजरेगी? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त मुख्य, मुख्य फोकस से। कहां से? मुख्य, मुख्य फोकस से, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास ये रहा, छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? याद रखेंगे, छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? पहला ऑप्शन है मध्य भाग के सभी ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, मध्य भाग से केवल उत्तरी ध्रुव की ओर। यह भी क्वेश्चन जो है बहुत इजी है और हमेशा आता रहता है। ध्यान दें दोस्तों इसको पर। इसका आंसर क्या होगा? आंसर आप ए में मध्य भाग के सभी ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, या मध्य भाग से केवल ध्रुव की ओर। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे, चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या सही है? चलिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पर तो ज्यादा देर समय देने की जरूरत है ही नहीं। एल्युमिनियम का एक सूचक होता है, एक कुंडली वाही चालक होता है, एक चालक कुंडली होता है, एल्युमिनियम के एक सूचक से जुड़ा एक छोटा चुंबक होता है। दिमाग लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन। संभव एक्सप्रेस में एक्सप्रेस की तरफ आप इसको चलना है लेकर के बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम के एक सूचक से जुड़ा एक छोटा सा चुंबक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में आत्मनिर्भर बिहार के साथ, है ना, बिहार के साथ में निश्चित यहाँ पे जो लिखा हुआ है या दू के कितना बजट का प्रावधान किया गया? अभी जो मुख्यमंत्री का चला था योजना, है ना, उसमें दूसरा योजना में कह रहा है कि इसका बजट कितना चला था? 11,742 करोड़, या 5,972 करोड़, या 3,402 करोड़, या फिर 473 करोड़। कौन सा इसमें आंसर सटीक होगा? देखेंगे इसमें ये क्वेश्चन है 7 निश्चय योजना से है। ये क्वेश्चन जो है आत्मनिर्भर बिहार के ये 7 निश्चय है, याद रखिएगा, थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे। 7 निश्चय होगा, समझे ना? 7 निश्चय, निश्चय में चला था वन, ये जो क्वेश्चन है ये 7 निश्चय 2 से लिया गया है। 7 निश्चय योजना है ना, ये 2 है। और 7 निश्चय योजना 2 में कितना करोड़ का बजट में प्रस्ताव किया गया है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा बी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैम जेट इंजन किसने विकसित किया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसको आप पकड़ के देखें कि आप पकड़ पाते हैं या नहीं पाते हैं। अग्रिकूल कॉस्मोस ने, डेसॉल्ट एविएशन ने, हिप्रिक्स एविएशन ने, या कॉस्मोस एक्स। देखेंगे भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन किसने विकसित किया था या किया है? इसका आंसर होगा हिप्रिक्स एविएशन ने। किसके द्वारा किया गया? हिप्रिक्स एविएशन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, श्योर एंड सर्टेन मानिए कि क्वेश्चन जो है आपका आगामी एग्जाम में आने वाला है। 2027, 2029, 2031, 2032। ध्यान देंगे क्वेश्चन का ऑप्शन देखें आप लोग, और ऑप्शन है 2027, 29, 31 और 32। तो भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबानी करेगा? तो ये आंसर होगा आपका 2029। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास रहा ये, भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष इन सभी में से कौन है? अस्थाई आप पढ़े होंगे, एक अस्थाई पढ़े होंगे, तो इसमें से पकड़ने का बात है एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप तो इसको पकड़ सकते हैं। टिक आउट करें आप, देखें कौन सी इसका आंसर होगा। क्लियर? तो इसका आंसर होगा अस्थाई, और ये थे अस्थाई, याद रखें ये थे अस्थाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर बसा है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए आप लोग, गंगा नदी पर, भागीरथी पर, मंदाकिनी पर या रामगंगा पर? ध्यान दें, इस क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी आपसे सही होना चाहिए। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर बसा है ना? तो ये पढ़ रहा है गंगा नदी, भागीरथी, मंदाकिनी या रामगंगा, किस पे होगा भाई? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये होगा मंदाकिनी। किस पे होगा? ये मंदाकिनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, नीति निर्धारक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ऑप्शन देखेंगे मेरे दोस्त, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 44। बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान देंगे इस पे। जो भी क्वेश्चन है कोई ज्यादा ये नहीं है, सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद होगा आपका 45। इसका अनुच्छेद क्या होगा? 45, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपके सामने रहा ये, है ना? ये क्वेश्चन रहा, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? अंग्रेजों को भारत में किस मिशन भेजने का उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, या कांग्रेस में फूट डालने के लिए, या इंग्लैंड के युद्ध में प्रश्नों में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने हेतु, या ब्रिटिश संसद में विरोधी दलों का शांत करने के लिए? क्या होगा इसमें आप देखेंगे। क्या आगे बढ़ गया? चलिए एक क्वेश्चन रहा आपके पास, ऑप्शन देखिए। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त, इंग्लैंड के युद्ध के प्रश्नों पर भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। याद रखिए ऑप्शन इसका होगा सी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ध्यान देंगे, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, या राष्ट्रपति के प्रति? ध्यान देंगे, किसके प्रति? सामूहिक रूप से। एक होता है व्यक्तिगत रूप से, है ना? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि सामूहिक रूप से किसके प्रति होंगे? तो सामूहिक रूप से जो होगा ये होगा आपका लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन का आंसर रहा बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उसमें कौन सी विधि प्रयुक्त किया जाता है? तो पहला है उत्पत्ति गणना, मतलब उत्पादन की समझ में, और दूसरा है आय विधि, और तीसरा है कह रहा है कि दोनों होगा, और चौथा कह रहा है कि कोई नहीं होगा। तो देखेंगे ए बी सी में उत्पत्ति के गणना के आधार पर होगा, आय विधि के आधार पर होगा, या दोनों पर होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ध्यान देंगे ऑप्शन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चलिए आपको समय भी दिया जा रहा है, आप अपनी कलम और कॉपी लेकर के बैठेंगे और जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है उसको आप टिक करेंगे, बाद में समझेंगे आपका कितना गलत हुआ कितना सही हुआ। चलिए तो इसका है, इसमें होगा उपयुक्त दोनों, उत्पत्ति के आधार पे और आय के। उत्पत्ति का मतलब यहाँ उत्पादन से है, याद रखेंगे उत्पादन से है, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहा स्क्रीन पे, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? याद रखेंगे भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, या सतपुड़ा के पहाड़ियों में? ध्यान देंगे, ऐसे अगर आप स्टेट जानते होंगे तो कर्नाटक में सबसे अधिक चंदन की लकड़ियां पाई जाती है। अब उसी हिसाब से आप इसको ऑप्शन पकड़ने का प्रयास करेंगे। ए में है असम की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी। ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो यहाँ पकड़ा जा रहा है नीलगिरी की पहाड़ी, ये केरल और कर्नाटक के संपर्क में है। याद रखा 27 क्वेश्चन इस प्रकार। आपका अगला क्वेश्चन अब क्या कर रहे भाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, दक्षिण भारत में किया गया, ऐसा क्यों? इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो आपको समझ में आता है टिक आउट करें, देखें कौन इसका आंसर होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, क्या माना गया? कह रहा है कि इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव में स्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। क्या ये सही है? समझिए
दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी अनुकूल जलवायु के अनुसार थी, उपलब्ध थी। ठीक है। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। क्या हो सकता है, दिमाग लगाना है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो बता रहा है, इसके लिए ऑप्शन इनमें से सब के सब सही है, याद रखना है। इसलिए आंसर हम जाएंगे डी पर, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर सदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। अब कैसे होगा भैया, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर, राष्ट्रपति के हस्तक्षेप पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के महाभियोग लगाने पर, या सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर। 4 ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, ध्यान दें कौन सा इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ गया। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन रहा, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर, राष्ट्रपति के हस्तक्षेप पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महाभियोग लगाने पर क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर, ऑप्शन रहा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए इधर दिया हुआ अनुच्छेद, इधर दिया हुआ उसके फैक्ट, कौन से अनुच्छेद में कौन सा ये होंगे। अनुच्छेद लिखा हुआ 1 2 3 ए बी सी में दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 2 3 1 4 3 2 4 1 4 1 3 2। इधर से आपको मिलान करना है कि अनुच्छेद 300 में कौन सा होगा। याद रखेंगे तो अनुच्छेद 300 में संपत्ति होगा, है ना। तो इस तरह से आप, मैंने एगो को डील कर दिया। बताइए आप लोग इसका आंसर सही क्या होगा। चलिए दिमाग लगाइए। एक तो मैंने बता दिया कि अनुच्छेद 300 में संपत्ति वाला चला गया है। अब एक चीज एक ही से आप पकड़ा जाएगा, ए का 4 है। अब देख लेंगे हम लोग, दिमाग लगाना है इसमें। यहां पे चलिए ये छूट गया था, ए बी सी डी करके देख लेंगे। अब आपको इत्मीनान से पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं, क्वेश्चन पकड़े जाएंगे, है ना। मैंने बताया कि अनुच्छेद 300 में देखिए ए का 4, देखिए ए का 4 कौन सा है, 1। अब इसी से तो धरा गया एक कहीं से, इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, है ना। और देखिएगा अनुच्छेद 312 में क्या होगा भाई, तो अखिल भारतीय सेवा का गठन। तो देखिए यहां से ये धरा गया, तो अब देखेंगे बी में कौन होगा, 1। तो देखिए बी में 1। इस तरह से क्वेश्चन आपको एक ही अगर ऑप्शन पकड़े जाते हैं तो आंसर आपके हाथ में है। चलिए तो इस तरह से इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका मूल संविधान में समावेश नहीं है, या नहीं था, पूछ रहा है, नहीं था। देखेंगे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मूल संविधान में, किसका ये मूल संविधान में समावेश नहीं था। मूल कर्तव्य का, मौलिक अधिकार का, नीति निषेध तत्व का, या नागरिकता का। ध्यान देंगे किसका नहीं होगा, मूल कर्तव्य का, मौलिक अधिकार का, नीति निषेध तत्व का। याद रखेंगे तो मूल संविधान में कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं था, तो इसमें से नहीं था मूल्य कर्तव्य नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था। औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला निम्न में से कौन से बादशाह था। ए में कह रहा है बादशाह हुआन प्रथम, फर्रुखसियर, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह। देखेंगे कौन सा इसका आंसर सही होगा। आंसर लगाएं आप लोग, एकदम फास्ट चलिए। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह था, वह था मोहम्मद शाह। क्या था, वो था मोहम्मद शाह। चलिए ठीक है, दिल थाम के बैठे रहें और अपना क्वेश्चन का आंसर करते रहें। आप अभी तक कितने क्वेश्चन का कितना सही जवाब दे चुके हैं आप चेक कर सकते हैं।
क्वेश्चन आ गया, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपने त्याग पत्र अपने हाथों से लिखकर दे सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बच्चे बच्चे जानते होंगे, ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए, सभी बच्चों का ये सही होना चाहिए। राष्ट्रपति देखिए किनके बारे में बोला गया है, राष्ट्रपति किनको देंगे, तो ये देंगे उपराष्ट्रपति को। क्लियर है, आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, है ना, याद रखिए, ऑप्शन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ गया आगे, चलिए एक क्वेश्चन रहा, इसके लिए थोड़ा हमको समय देना पड़ेगा क्योंकि आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा। देख लीजिए, यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है तो उस मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी? जीरो 0.3 मीटर, 0.6 मीटर, 0.45 मीटर, 0.15 मीटर। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका डी, 0.15 मीटर। नेक्स्ट बढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का प्रयोग क्यों किया जाता है? बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो नाइक्रोम के कौन से गुण इसमें आपको दिख रहा है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक निम्न होता है। एक में देखिए कह रहा है उच्च, एक में निम्न, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक भी निम्न कह दिया, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक उच्च होता है ना। नेक्स्ट में कह रहा है इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक भी उच्च होता है, तो आपका आंसर रहा बिल्कुल डी सही। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्यों? देखिए, कार्बन यौगिक जो होता है विद्युत के कह रहा है कुचालक होता है क्यों? ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि कार्बन यौगिक प्रकृति में ठोस होते हैं, क्योंकि वह प्रकृति में आयनिक होते हैं, क्योंकि यह कोई आयन, यहां पे क्या होगा, आयन होगा, चलिए कोई बात नहीं, आयन नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? सटीक आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त सी, क्योंकि यह कोई आयन नहीं बनाता है, कोई आयन नहीं बनाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ना, आगे ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण मध्य में ठोस परिचित प्रावस्था में पाई जाती है या होता है? ध्यान देंगे यहाँ पे, इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण मध्य में ठोस परिचित प्रावस्था में होता है? कह रहा है कि जेल है, इमल्सन है, फोम है, सॉल है, जिसको ठोस में ठोस को कहते हैं। याद रखेंगे, ठोस प्लस ठोस, ठोस प्लस ठोस में जो होगा ये होगा आपका ठोस सॉल, क्या होगा, ठोस सॉलिड होगा। याद रखेंगे, इसका आंसर होगा आपका डी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कौन सा लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है? कौन सी लड़ाकू विमान पेशकश की गई है? कह रहा है कि F-22, F-35, MiG-29 और राफेल। बताइए, है ना, तो ये होगा इसका आंसर F-35। क्या होगा? F-35। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसके द्वारा राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी भूमि सर्वेक्षण नामक पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और राजीव रंजन सिंह। ध्यान दें मेरे दोस्तों, बहुत ही ये जबरदस्त क्वेश्चन है, मे भी आने वाला एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। किसके द्वारा राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी भूमि सर्वेक्षण नामक पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान या राजीव रंजन। याद रखेंगे, इसका आंसर होगा मेरे दोस्त शिवराज सिंह चौहान। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेस मेल में आप चल रहे हैं, फरवरी 2025 तक बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 2025 के फरवरी तक पूछा जा रहा है ना। 85, 82, 3, 4 आंसर आप देख सकते हैं कौन सा होगा। चलिए, तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, बिहार के कोई भी बच्चे इसको तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। नागी, नकटी और काबर, तीनों का नाम होगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा सी, बिहार में 3 है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल आप जानते होंगे चंपारण से, लेकिन अब चंपारण से भी पूछ रहा है कि कौन गांव से, है ना। चंपारण से थे। आपको पता होगा कि इन्होंने ही एक किसान नेता थे, इन्होंने ही गांधी जी को अपने के यहाँ बुलाने का आमंत्रण पत्र दिया था, है ना। 1916 में जाकर के इन्होंने दिया था लखनऊ कांग्रेस के सम्मेलन में। चलो ठीक है, तीनों राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? कह रहा है कि मुरली भरहावा के, या मुरली भीत के, मुरलीधर के, या मुरली खेर के। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, आप सही पर टिक लगाएं। चलिए, इसका आंसर होगा मुरली भरहावा। मुरली भरहावा के ये रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा की सभी समितियां में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण समिति में कौन सी थी? देखें, संघ समिति, संघीय संविधान समिति, या फिर कह रहा है कि प्रारूप समिति, है ना, प्रांतीय समिति। टिक लगाएं इसमें से जो आपको सही नजर आ रहा है। कह रहा है कि संविधान समिति में कितने जो समितियां थी, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन थी? तो संविधान सभा में 13 समिति थी, उसमें से सबसे प्रमुख कौन थी? चलिए, तो उसमें थी प्रारूप समिति। कौन था भाई? उसमें थे प्रारूप समिति, याद रखना है कौन समिति था, तो ये प्रारूप समिति। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में किन के बीच फ्रैंक, अब कहता है कि फ्रैंकफर्ट, या नाम है फ्रैंक, याद रखें फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, याद रखना है ना। यहां पे जो देख रहे हैं फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन देख रहे हैं, इंग्लैंड और इटली के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, चीन और जापान के बीच में, ब्रिटेन और नेपाल के बीच में। आंसर लगाइए फटाक से। इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, चीन और जापान, या ब्रिटेन और नेपाल। तो इसका आंसर होगा फ्रांस और जर्मनी में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किन के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? वो हो गया क्वेश्चन। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? चलिए, दिवस बहुत आप लोग याद करते होंगे, लूसेंट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर, 19 नवंबर, 9 नवंबर और 25 दिसंबर। कौन होगा भाई? तो होगा इसका आंसर सी, 9 नवंबर। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ इस संभव एक्सप्रेस में, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? बताइए, साक्षर जिला। ऐसे आप दिमाग लगाइए, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर कहां का होगा, वहीं पहुंचेंगे, उसी से संबंधित इसमें कुछ आंसर होंगे, याद रखाएंगे। भारत के पहले संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? कोल्लम, पलावरम, कोचीन और चेन्नई। इसका आंसर होगा कोल्लम। ये पड़ता है कहां भैया? केरल, याद रखेंगे केरल में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि? इसका बहिष्कार क्यों हुआ भैया? बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं, 9th 10th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, मुस्लिम लीग का समर्थन कर रही थी, कांग्रेस का विचार था कि वो भारतवासियों को स्वराज मिलना चाहिए, सदस्यों के बीच मतभेद था। क्या था इसका? तो सटीक आंसर आप लोग जानते ही होंगे, टिक आउट करेंगे। क्या आंसर होगा इसका? 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि इसमें सब के सब गोरे लोग थे, गोरे लोग थे, यानी कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका आंसर होगा आपका ए। इसका आंसर क्या होगा?
ए होगा इसका आंसर, याद रखेंगे। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। देखिए अकबर ने बिहार को, है ना, मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? ऑप्शन देखेंगे 1590, 1575 और कह रहा है 1576 और 1527। आप आंसर देखेंगे इसमें से कौन सा होगा अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। चलिए देखिए आंसर आप लोग फटाक से। चलिए तो इसका आंसर होगा 1576 में। कब मिलाया था? 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्षवर्धन के दरबार में, याद रखेंगे ह्वेनसांग, है ना, और किसके द्वारा भेजा गया था? ताई सुंग के द्वारा, तुंग कुआन के द्वारा, नाम तो समझ में आ ही होगा आप लोग के, क्यू एन बू के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त, क्या होगा भाई? ताई सुंग ने, ताई सुंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत, जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत, है ना, शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन बढ़ गया आगे क्या? भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा किसकी शुरुआत, है ना, कब से मानी जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, 75-76 से, 87-88 से, 2007-8 से, 2005 या 6 से, 5-6 से। दिमाग लगाएं इसमें। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा, है ना, जेंडर बजटिंग याद रखेंगे, ये हुआ था 2005-6 से। चलिए दोस्त आज का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है 50, है ना, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है 50। देखते हैं आपको 50 में कितना आप कर पाए हैं। भारत में सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द, देखेंगे जैव विविधता, भारत में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसके बाद आप सभी लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे मेरे दोस्त कि सर 50 में मेरा 10 सही हुआ, 20 सही हुआ, 30 सही हुआ, 35, 40, 45 जो भी सही हुआ। आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन थे लेकिन बहुत बिजी क्वेश्चन थे। ये 50 का जो है आप देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत में सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? रेमंड एफ दसमान ने, ई ओ विल्सन ने, डब्ल्यू जी रोजेन ने, अनरस्ट होकिल ने। देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त रेमंड एफ दसमान द्वारा। तो चलिए आज का ये सेशन 50 क्वेश्चन का ही था मेरा, और नेक्स्ट डे फिर 50 क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हूँगा आप लोग के साथ में बिल्कुल इसी चैनल पे। और आप लोग याद रख लें कॉम्पिटिटिव क्लब, चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। मैं शंभू सर, है ना, शंभू सर के द्वारा आपको जीके जीएस पढ़ाया जाएगा। अभी से शुरुआत है ये दरोगा बैच के लिए, जो दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सेट प्रैक्टिस का कुछ क्वेश्चंस का संग्रह मैं लेकर के आया हूं, है ना। वो जो टेस्ट सीरीज है इसका नाम ही है संभव एक्सप्रेस, क्वेश्चंस और विथ ऑप्शन के साथ में आंसर देता चलूंगा। तो आज तक इतना ही। अब मैं लेता हूं आप लोग से विदा। जय हिंद।